नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। संभल पर छिड़ा सियासी दंगल शांत होने का नाम नहीं ले रहा। आज राहुल गांधी बिना किसी नोटिस के संभल जाने लगे। रास्ते में उन्हें रोका गया तो खूब बखेड़ा भी हुआ। संसद में भी संभल का मुद्दा खूब गूंजा। संसद में एक और मुद्दा आज गूंजा, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार को लेकर। देश भर में इसके खिलाफ लोगों में खूब आक्रोश है और खबर पंजाब से भी होगी, जहां सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला किया गया है। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, संभल की खबर से, क्योंकि संभल को लेकर अब एक और नया एंगल सामने आ गया। एंगल पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़ा है। रिपोर्ट देखिए आप। एक, दो, तीन और चार। आगे बढ़ेंगे तो ये छठा और ये सातवां भी। तस्वीरों में दिख रहे सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि प्रमाण है कि संभल में भड़की हिंसा आम नहीं थी, ना ही अपने आप ये हिंसा भड़की थी। इसमें बाहरी लोगों का हाथ होने का जो शक था वो अब और गहरा हो गया है। अभी तक जांच में मिले सबूत तो यही इशारा कर रहे हैं। संभल हिंसा में अब पाकिस्तान एंगल सामने आ गया है। जो तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिख रही है, दावा है कि यह संभल हिंसा इस्तेमाल में की गई कारतूस की है, जो फिलहाल खाली है। यह मंगलवार को संभल में जांच करने गई फॉरेंसिक टीम को मौके पर मिला। कारतूस जहां बनाई गई उसका नाम भी उस पर लिखा है, POF यानी कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। इसका मतलब है कि यह कारतूस पाकिस्तान में बनी है। यही नहीं, टीम को USA मेड खोखे भी मिले हैं। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम की जांच में जमीन में दबे कुल 6 कारतूस बरामद हुए। इनमें 5 कारतूस फायर हो चुके थे, जबकि एक फायर नहीं हो पाया था। इनमें से एक पर POF यानी कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लिखा हुआ था। यह कारतूस 9mm का था। वहीं एक कारतूस पर मेड इन USA लिखा हुआ था। यह कारतूस .32 कैलिबर का था। एक कारतूस पर FN स्टार लिखा पाया गया है। इनमें से कोई भी कारतूस पुलिस का नहीं था। इसके अलावा मौके से 12 बोर और 32 बोर के कारतूस भी बरामद हुए हैं। संभल हिंसा में सामने आए पाकिस्तान और अमेरिकी कनेक्शन चौंकाने वाला है और किसी बड़ी विदेशी साजिश की ओर इशारा भी कर रहा है, क्योंकि भारत में सिविलियन के इस्तेमाल के लिए 9mm हथियार नहीं होता है। भारत में केवल पैरामिलिट्री आर्मी और पुलिस फोर्स को ही 9mm पिस्टल मिलती है। ऐसे में शंका विदेशी फंडिंग की भी जताई जा रही है और मामला अब और सीरियस हो गया है। ये बात पुलिस भी कह रही है। इसमें एक POF 9mm 68-26 लिखा हुआ एक फायर्ड केस मिला है, जो मतलब खोखा जिसको कहते हैं वो मिला है। एक FN स्टार बना हुआ एक फायर्ड नहीं कहेंगे, उसको मिस फायर कहेंगे, क्योंकि उसके ऊपर स्ट्राइकर का निशान है, लेकिन शायद लगता है पॉप करते समय उसने निकाला है और वो फायर नहीं हुआ है। तो दूसरा राउंड फायर करने के लिए शायद उसको यूज किया गया हो उसके द्वारा, जो भी व्यक्ति जिसने भी इसको यूज किया है। एक 12 बोर का डायमीटर का ये एक लाल रंग का, जिसके पेंदे पे लिखा है विंचेस्टर मेड इन USA। इन सब के बीच में एक चौंकाने वाले कुछ तथ्य सामने आए हैं। जो POF पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो असले हैं वो बिल्कुल दर्शाता है कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है और इसको उतनी ही सीरियसनेस के साथ में इन्वेस्टिगेशन है जो पुलिस द्वारा किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो CCTV फुटेजेज हैं, स्पेशली ये जो जिम है जिसका CCTV फुटेज इन लोगों द्वारा बहुत जल्दी तोड़ दिया गया था। बाद में इसकी DVR भी रिकवर की गई है, लेकिन DVR में भीड़ के इकट्ठे होने तक की DVR है और भी CCTV है, उनको भी हम खंगालेंगे। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। SIT बना के इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही इसमें जो लोग इस घटना के पीछे हैं सबका पता चलेगा। पुलिस प्रशासन और फॉरेंसिक टीम अब लगातार घटनास्थल की जांच गहराई से करने में जुट गया है, क्योंकि अब मामले ने नया रूप ले लिया है। हिंसा के 11वें दिन पुलिस ने हिंसा प्रभावित इलाकों में सर्च अभियान और तेज कर दिया है। तस्वीरें संभल के उन्हीं क्षेत्र की हैं जहां हिंसा भड़की थी। पुलिस नालियों और कचरे में फायरिंग से जुड़े सबूतों की तलाश कर रही है, क्योंकि मंगलवार को नाली के कचरे में पाकिस्तान और अमेरिका में बने दबे हुए कारतूस पाए गए थे। ऐसे में आशंका है कि इन कारतूसों की और सबूतों की संख्या बढ़ सकती है। साथ ही इसके खुलासे के लिए पुलिस की टीम दूसरी एजेंसियों की मदद ले सकती है। जितने भी घटना स्थल हैं उन सब पे जो है पुलिस द्वारा गहनता से जांच की जा रही है। जिन जिन जगहों पे डेड बॉडी मिली थी, या चाहे पुलिस ने रिकवर की हो, चाहे यहाँ आम जनता ने उन जो बच्चे हैं जिनके डेथ हुई है उनके ले जाया गया हो,
उन सबको फॉरेंसिक टीम द्वारा चेक किया जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि जो साक्ष्य है वो जो भी BNSS का प्रोसीजर है उसके माध्यम से उसको कलेक्ट करके और विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। इसके बारे में फॉरेंसिक टीम द्वारा अवगत कराया गया। एडिशनल SP महोदय ने मुझे बताया कि इस तरीके की चीज़ है, तो स्वयं मैं मौके पे आया हूँ बेजोई से। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जितने भी लोगों के फुटेज हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो हम कर रहे हैं, अन्यथा नहीं मिलेगा तो हम किसी अन्य एजेंसी से भी आधार से या किसी अन्य माध्यम से उसको हम लिंक करेंगे और पता लगाएं कि जो जो व्यक्ति इस घटना में सम्मिलित हैं उन सबको पर्दाफाश होगा। पुलिस के लिए फिलहाल हिंसा में उपद्रवियों द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार और फायरिंग के सबूत इकट्ठा करना सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुकी है और इसीलिए बुधवार को भी पूरा दिन संभल कोतवाली क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन जारी रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद सियासत और तेज हो गई है। बीजेपी जहां आरोपियों पर कार्रवाई करने की बात कर रही है तो अखिलेश यादव एक बार इसका आरोप भी प्रशासन पर ही मरने में जुट गए हैं। ये गंभीर चिंता का विषय है और उसकी जांच हो रही, न्यायिक जांच भी हो रही, पुलिस भी जांच कर रही है और जांच करके जो उसके असली अपराधी होंगे उनको खोज निकाला जाएगा, उनके खिलाफ कानून के हिसाब से कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बहुत सारे असले, बहुत सारे आर्म्स जो पुलिस फोर्स के पास हैं वो अमेरिका के हैं। बहुत सारे फोर्सेस के पास जो आर्म्स हैं दूसरे देशों के हैं और ये कोई नई चीज नहीं है यूपी पुलिस के लिए। यूपी पुलिस कितनी बार पकड़ी गई आपको याद है? विधानसभा में इन्होंने पुड़िया को कहा था कि RDX है। उनको ये अच्छी तरह पता है कि वहाँ पर जो कॉटेज मिले हैं पाकिस्तानी हैं, 9mm के हैं, अमेरिका के बना हुआ कॉटेज वहाँ पर मिला है। यानी प्रतिबंधित हथियारों का प्रयोग वहाँ पर जो दंगाई हैं उन्होंने किया है, ये जान रहे हैं और ये भी जान रहे हैं कि उसमें साजिश कोई छोटी मोटी नहीं है। जब कारतूस पाकिस्तान के और अमेरिका के मिल रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि साजिश भी विदेश की हो सकती है। आपका विदेश का प्रेम हो वो अलग बात है, लेकिन जो लोग यहाँ पर जान के घटना करने के उद्देश्य से जो लोग आए हों और उनकी जांच चल रही हो और उसके पहले ही आप वहाँ फिर से चले जाएं, मैं समझता हूँ कि इस राष्ट्रीय स्तर के किसी भी नेता के लिए शोभा देता नहीं है। संभल हिंसा में सियासत पहले ही परवान पर है और मामला विदेशी कनेक्शन के बाद अब नया मोड़ ले चुका है, लेकिन विपक्ष का रवैया वैसे का वैसा ही है। सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, इस मामले में आरोपी बनाए गए सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क भी पाकिस्तान के बले मिले कारतूस की वकालत कर रहे हैं। जाहिर है कि इस वकालती रवैये पर बीजेपी भी बरसेगी ही। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने को लेकर है। वहाँ पर जिस ढंग से पाकिस्तान से निर्मित कारतूस के खोखे मिले हैं, ये घटना की उच्च स्तरीय जांच हो रही है और जो भी इन्वॉल्वमेंट किसी भी व्यक्ति का होगा, कितनी भी पहुंच का होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। हर स्थिति में जो पीड़ित पक्ष है उनको न्याय मिलेगा और निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। हमारे चाहे समाजवादी पार्टी हो या विपक्ष हो, वहाँ जाना चाहता है, लोगों के दुखों में शरीक होना चाहता है और उसके साथ साथ हम उन लोगों की जो मदद करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं किस प्रकार घटना को अंजाम दिया गया है, तो इस चीज की जानकारी करने के लिए रोकने का क्या मतलब है? मेरी तो समझ में सिर्फ यही आता है कि इस दौरान ये लोग बाकी जिन लोगों के साथ में टॉर्चर कर करके जो पीड़ित परिवार हैं उनके अंगूठे सिग्नेचर करके फर्जी रिपोर्ट जो लिखवाई गई है और जो उनकी बची कुची साजिश है उसको अपना कामयाब कर लें और उसके साथ साथ इनके करतूतों से पर्दा नहीं हट सके, इसलिए रोकने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि बेपनाह गलत है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। संभल में फॉरेंसिक टीम को कुछ कारतूस ऐसे मिले हैं जो पाकिस्तानी आर्मी द्वारा मेड है, यानी भारत के भीतर गृह युद्ध छेड़ने के लिए, जंग छेड़ने के लिए साजो सामान तक कुछ लोगों ने तैयार करके रखा है और इनके लिए कैसे वकालत करने का काम आज विपक्ष के तमाम नेता कर रहे हैं। ये वो लोगों के साथ खड़े हैं जो पाकिस्तान के असलहों के साथ हिंदुस्तान की पुलिस पर फायर झोंकने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे लोगों के खिलाफ आतंक निरोधी कानूनों के तहत कठोरता से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ये देशद्रोही लोग हैं, इनके प्रति किसी प्रकार की उदारता नहीं हो सकती, कोई मुरव्वत नहीं हो सकती। फिलहाल तो संभल में शांति बनी हुई, लेकिन विपक्ष बदलते दिन के साथ मामले में जो रवैया अपना रहा है वो अब गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। आखिर विपक्ष की ऐसी भी क्या मजबूरी है कि वो पुलिस प्रशासन का एक भी तर्क सुनना नहीं चाहता है, जबकि हिंसा से जुड़े हर सबूत बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं।
ये तो थी संभल मामले में पाकिस्तान एंगल को लेकर एक बड़ी खबर, लेकिन संभल को लेकर लगातार सियासत भी नए नए एंगल ले रही है। उस पर भी एक रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे भी एक बड़ी खबर। पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन आज इस बात पर मुहर लग गई है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री जो है वो शपथ लेगा। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। ये तस्वीर इस बात की तस्दीक है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री शपथ लेगा, महायुति की सरकार बनेगी। लेकिन महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार बनने की राह में कुछ सवालों के जवाब अभी भी मिलना बाकी है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का। एकनाथराव शिंदे जी ने शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर और शिवसेना के लेजिस्लेचर पार्टी के मुख्य तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है। माननीय राज्यपाल जी ने हमें आमंत्रित किया है सरकार बनाने के लिए। नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे विश्व गौरव भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। महाराष्ट्र में महायुति सरकार में कौन कौन शामिल होगा इस पर तो फैसला होना है, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे ये तय माना जा रहा है। अब एकनाथ शिंदे कैबिनेट में शामिल होंगे या नहीं, इसको लेकर अभी खुद एकनाथ शिंदे ने इंतजार करने को कहा है, जबकि फडणवीस उनसे शामिल होने की सिफारिश कर चुके हैं। मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री तो शपथ लेंगे। क्या आप और अजय दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। और एकनाथ राव जी को मैंने ये निवेदन किया था कि हम सभी की इच्छा है कि इस सरकार में वे स्वयं हमारे साथ रहे। महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद महायुति सरकार अब आकार ले रही है। आजाद मैदान में 5 दिसंबर को शाम 5:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका सियासी सफर कैसा रहा है उस पर भी एक बार हम नजर डाल लेते हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस पहली बार 5 साल के लिए, दूसरी बार 80 घंटे के लिए और तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस का जन्म 22 जुलाई 1970 में हुआ था। ये उनका सियासी सफर पर नजर डाल रहे हैं। 1990 के दशक में एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में वे शामिल हुए और वहीं से कहा जा सकता है कि छात्र नेता के रूप में छात्र राजनीति शुरू की। 1992 में नागपुर के रामनगर वार्ड से पहला नगर निगम का चुनाव जीते। नगर निगम से लेकर मुख्यमंत्री पद तक का यह सफर कितना संघर्षपूर्ण रहा है और शायद उसी का परिणाम है कि तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 22 साल की उम्र में सबसे युवा पार्षद भी बने नगर निगम। उसके बाद युवा पार्षद का जिन्होंने पार्षद का चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। 1997 में नागपुर नगर निगम के सबसे युवा मेयर बने, यानी कि सियासी सफर और सियासी संघर्ष के साथ साथ किस्मत भी हमेशा साथ रही है। 1999 से लेकर 2004 तक लगातार 3 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य के रूप में उन्होंने काम किया और ये तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। 2010 में बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई के महासचिव बने, यानी कि किसी भी राजनीतिक दल का महासचिव का जो पद होता है एक बड़ा पद माना जाता है। और 2013 में राज्य इकाई के अध्यक्ष भी चुने गए। लगातार महाराष्ट्र में संघर्ष करते रहे, विकास की को लेकर काम करते रहे, लोगों की समस्याओं को लेकर काम करते रहे और शायद उसी का परिणाम है कि आज एक बार फिर उन्हें मौका मिला है महाराष्ट्र की सियासत को संभालने का। 44 साल की उम्र में महाराष्ट्र के दूसरे सबसे युवा जो है मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य उन्हें मिला। 2014 से लेकर 2019 तक महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री रहे हैं और अब तीसरी बार, पहली बार 5 साल के लिए, दूसरी बार 80 घंटे के लिए और तीसरी बार 2019 में नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से फिर से वो चुनाव जीते हैं और विधानसभा पहुंचे और विधायक दल का उन्हें नेता चुन लिया गया है। लेकिन शपथ
अभी बाकी है, शपथ वो लेंगे। एनसीपी नेता अजित पवार के साथ गठबंधन विफल होने के बाद सीएम पद से इस्तीफा दिया। वो वही 80 घंटे थे जब 80 घंटे के लिए उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली थी, जिसके बाद बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ सरकार बनाई और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया और देवेंद्र फडणवीस उनके साथ ही उप मुख्यमंत्री के रूप में शामिल हुए, जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम का कार्यभार संभाला और लगातार महाराष्ट्र में अलग अलग जिलों में जाकर काम करते रहे, संगठन को भी मजबूत करते रहे और राज्य के विकास को लेकर भी काम करते रहे। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वो फिर चुनाव जीते और वह चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर उन्हें महाराष्ट्र की जो कुर्सी है, मुख्यमंत्री पद की जो कुर्सी है, वो मिली है। तो कहा जा सकता है कि ये एक सियासी सफर नगर निगम से शुरुआत की, नगर निगम से पार्षद बने, फिर विधानसभा के सदस्य बने और उसके बाद मुख्यमंत्री और 3 बार महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य की बड़ी आर्थिक नगरी, सितारों की नगरी मानी जाती है और उसके मुख्यमंत्री बने हैं और शपथ लेने जा रहे हैं। जो अगली खबर है वो पंजाब से है। आस्था के मंदिर में हिंसा के एक मामले ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर आज सुबह अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जानलेवा हमला किया गया। हमले का जो वीडियो है वो भी अब सामने आ गया है। हमले में सुखबीर सिंह बाल बच गए। कैसे हुआ हमला और किसने किया यह हमला, इस पर एक रिपोर्ट है। सधे कदमों से किसी शातिर शिकारी की तरह आगे बढ़ते इस शख्स को देखिए। ये तस्वीर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के एंट्री गेट की है। शख्स आगे बढ़ता है और अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है और फिर अचानक से सामने बैठे एक व्यक्ति पर पिस्तौल तानकर फायर कर देता है। हालांकि वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर शख्स के पिस्तौल की दिशा को बदल दिया, जिससे गोली सीधे जाकर दीवार पर लगी। हमलावर ने व्हीलचेयर पर बैठे जिस व्यक्ति पर फायर किया वो कोई और नहीं बल्कि पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल थे, जो स्वर्ण मंदिर के गेट पर सेवादार बनकर बैठे थे। सुखबीर बादल पर गोली चलाने वाले शूटर की पहचान पुलिस ने नारायण सिंह चौरा के रूप में की है, जिसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अलर्ट थी और हमारे मुलाजिम बहुत अलर्ट थे, जिन्होंने ये जो अटेम्प्ट थी उसको फॉइल किया, उसकी बाजू से पकड़ लिया जी और फायर जो है ऊपर की तरफ निकला और इसमें नारायण सिंह चौड़ा जो के पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है जिनका, उनको गिरफ्तार किया गया, केस रजिस्टर कर दिया और हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये जो नारायण सिंह चौड़ा जो एक जिसका पुराना क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जो एक 9mm वेपन लेके वहां पहुंचा था, इसको निष्क्रिय किया और एक बड़ी दुर्घटना होने से टल। दरअसल एक मामले में सिखों की सर्वोच्च अदालत अकाल तख्त ने सुखबीर सिंह को गोल्डन टेम्पल का सेवादार बनने की सजा दी है। सेवादार बनकर बैठे सुखबीर पर जब नारायण सिंह ने हमला किया तो सिविल वर्दी में तैनात उनके सुरक्षा कर्मियों ने उसका हाथ पकड़कर ऊपर उठा दिया। आरोपी का आतंकवाद कनेक्शन भी सामने आ रहा है। अब वो कनेक्शन क्या है ये भी जानिए। आरोपी गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक का रहने वाला है। कट्टरपंथी संगठन लिबरेशन फोर्स अकाली फेडरेशन से जुड़ा है। 1984 में पाकिस्तान गया, हथियार विस्फोट की तस्करी की। पंजाब की मशहूर बुड़ैल जेल ब्रेक केस में भी आरोपी रहा। फिलहाल सुखबीर बादल को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। गोल्डन टेम्पल के बाहर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हालांकि हमले में सुखबीर सिंह बादल को वहां पर मौजूद उनके सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया, मगर घटना के बाद पूरे मामले पर सियासी हवा क्या है ये भी समझिए। जहां पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर पूरे मुद्दे पर सुरक्षा कर्मियों की तारीफ करते हुए कहा कि पुलिस की मुस्तैदी का ही नतीजा है कि एक बड़ी वारदात को होने से टाल दिया गया, तो वहीं पूरे मामले में सुरक्षा को लेकर हुई चूक में बीजेपी पंजाब सरकार पर हमलावर है। पाक तरीके से श्री सुखबीर सिंह बादल उसको क्रियान्वित कर रहे थे। उनके ऊपर हमला करना बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है और ये भगवान का बहुत शुक्र है कि वो बच गए हैं और इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी जिम्मेवार है उसको जल्द से जल्द सजा देनी चाहिए। जो घटना घटी है हम लोग उसकी कड़ी निंदा करते हैं। एक सभ्य समाज में कहीं पर भी वायलेंस की और इस प्रकार के हमलों की कोई जगह नहीं है। परमात्मा का शुक्र है कि सुखबीर बादल जी को खरोंच भी नहीं आई
और वे बच गए। देखिए, आई मस्ट से दैट बहुत बड़ा लैप्स है सिक्योरिटी का, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। जेल में रहा है और काफी अरसा जेल में रहा है और मुझे ये बात की समझ नहीं आई। और संभल को लेकर एक बड़ी खबर। कहा जा सकता है कि संभल में जिस तरीके से सियासत गरमाई जा रही है, कहा जा सकता है कि वो थमने का नाम नहीं ले। प्रशासन के मना करने के बावजूद राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता आज संभल के लिए निकल पड़े थे। हालांकि प्रशासन ने उन्हें बीच रास्ते पर ही रोक दिया, पर राहुल गांधी के इस विफल प्रयास का जो असर हुआ वो कहा जा सकता है कि जनता में एक बार फिर आक्रोश बढ़ा दिया है। सवाल यह है कि विपक्ष बार बार संभल जाने का प्रयास क्यों कर रहा है, जब प्रशासन बार बार अभी संभल न जाने की अपील भी कर रहा है। क्योंकि अभी जांच चल रही और जिस तरीके से जांच हुई, पाकिस्तान का एंगल सामने आया, अमेरिका का एंगल सामने आया, जो वहां पर कारतूस मिले वो पाकिस्तान को उसमें निशान लगा हुआ था। लेकिन उसके बावजूद जो विपक्ष है वो लगातार संभल पहुंचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन संभल पहुंचने की इस कोशिश में आम जनता कितनी पिस रही है, वो उस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। इस पूरी खबर पर एक बार हम पूरी नजर डालेंगे, लेकिन अभी वक्त छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यही एक बड़ी खबर जो संभल से जुड़ी है, सियासत से जुड़ी है, विपक्ष से जुड़ी है और जनता की परेशानियों से जुड़ी है, उस पर नजर डालेंगे। हाय हेलो वेलकम, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो ओपन माइक विद म्यूजिक। जीजा जी एक रसगुल्ला लेना पड़ेगा। रहना बीती जाए, चारों ओर वो थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। अदे मजे वरम मदल नाय वो में। ओपन माइक विद म्यूजिक एकदम नए वक्त पे रात के 9 बजे। दुआ चाहिए। चाहते हैं अच्छा स्वास्थ्य तो जुड़िए हमारे साथ। तो आज का हमारा विषय है मुहासे की समस्या और उपचार। सब किसी भी व्यक्ति में अगर ब्रेन ट्यूमर है तो उसके कुछ सिम्टम्स होते होंगे, कुछ लक्षण होते होंगे। चर्म रोग है, इसके होने के कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके बचाव क्या है, जो हम होम्योपैथी से चर्म रोग को अपने को ठीक कर सकते हैं। जैसे योग दर्शन में ही कहा जाता है योग चित्त वृत्ति निरोध। शरीर में न छिद्र न द्वार हो। सेहत आपकी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और संभल से जुड़ी उसी बड़ी खबर पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। उधर में वो तो ये रास्ता क्यों ब्लॉक की गई है? संभल के सियासी दौरे पर पाबंदी थी, फिर भी राहुल गांधी संभल के लिए निकले और निकले तो क्या हुआ ये बताने के लिए ये तस्वीरें काफी राहुल गांधी को जाना तो संभल था, लेकिन रास्ते में जब उनका काफिला रोक दिया गया तो लंबा जाम लग गया। सुबह सुबह आम लोग भी राहुल गांधी के लोगों को भगाने लगे। प्रशासन बार बार आग्रह करता रहा कि राहुल गांधी वापस लौट जाएं। हालांकि बाद में राहुल गांधी वापस दिल्ली लौटे जरूर, लेकिन बड़ा बखेड़ा खड़ा करके। हम तो ये कह रहे हैं हमारा रास्ता खाली करो।
मेरा एसपी त्यागी, मेरी अस्थि हम जा रहे हैं बहुत दूर यहाँ से 40 किलोमीटर दिल्ली से। इमरजेंसी है, वहाँ मौत हुई पड़ी है। हम ये चाहते हैं हमें निकाल दो ताकि उस मरने वाले के साथ तो हो जाए, उसकी अर्थी के साथ। हाँ 1 घंटा हो गया हमें। हाँ गाड़ी से आगे कांग्रेस वाले हैं, जुलूस निकाल रहे हैं मेरे हिसाब से। अच्छा हाँ जी। तो जो है अभी और आगे लंबा जाम अभी तो और भी दिख रहा है थोड़ा बहुत। हाँ थोड़ा बहुत है। तो टाइम लगेगा इसमें, तो सारी सब्जियां बढ़िया सब्जी खराब हो जाएगी, सप्लाई की काम सब्जी खराब हो जाएगी हमारी। सब्जी लेके जा रहे हैं। हाँ जी। मेरे को कुछ पता नहीं है, क्यों रोका गया है, क्या है, उधर में है वो, तो ये रास्ता क्यों ब्लॉक की गई है, जनता क्यों परेशान की जा रही है। राहुल गांधी बुधवार को संसद से सड़क के रास्ते संभल के लिए निकले थे, वो भी पूरे लाव लश्कर के साथ। कांग्रेस के कई बड़े नेता राहुल गांधी के साथ थे। सड़कों पर हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही थी। पुलिस के साथ जाने को तैयार हूँ, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। मुझे अलाउ करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है। अगर हम करते रहेंगे। यहाँ पर हम एक और बात कहना चाहेंगे, यदि आपके मन में संवेदना थी और आप ईमानदारी से जाना चाहते थे तो आपको सूचना देनी चाहिए। और पुनः मैं कहूं, श्री राहुल गांधी जी के पास Z+ विद ASL सिक्योरिटी है। ASL का फुल फॉर्म ये वो सिक्योरिटी है तो देश के गृह मंत्री के पास है, देश के रक्षा मंत्री के पास है। ASL का मतलब होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंसिंग। इस सुरक्षा का व्यक्ति, ये प्रधानमंत्री के बाद सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा है। इस प्रकार की सुरक्षा के व्यक्ति को जहां जाना होता है एडवांस में वो प्रोग्राम बताया जाता है, एडवांस में वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है और उस जगह को सैनिटाइज करती है और उसके बाद क्लियरेंस देती है। संभल जाने के लिए जब राहुल गांधी निकले तो उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी थी। जब राहुल गांधी को संभल जाने से रोका गया तो प्रियंका गांधी को भी ये बात रास नहीं आई और सरकार के विरोध में प्रियंका ने भी बगावती सुर तेज कर दिए। वो तब जब मंगलवार से ही प्रशासन बार बार राहुल गांधी से संभल न जाने की अपील कर रहा है, लेकिन बुधवार को राहुल और प्रियंका गांधी संभल जाने पर आमादा थे। बीजेपी इस रवैये को चुनावों में मिली हार का बदला करार दे रही है। देखिए, जो संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। इस तरह से उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा। ये देखिए, एलओपी है, कानून का सम्मान करना चाहिए। 10 तारीख तक वहाँ सबको रोक लगाया गया है, फिर भी राहुल गांधी अगर जा रहे हैं तो लगता है कल अखिलेश यादव आगे बढ़ गए संभल पर बोल करके, उसी की खाना पूर्ति करने और पॉलिटिकल टूरिज्म करने। जब से ये हरियाणा और महाराष्ट्र हारे तब से इनमें बौखलाहट है कैसे सत्ता आ जाए और मुसलमानों का हम सबसे बड़ा मसीहा। संभल में बाहरी व्यक्तियों के जाने पर 10 दिसंबर तक रोक लगी है, ये बात जग जाहिर है। तो सवाल है कि विपक्ष बार बार ऐसा क्यों कर रहा है। इससे पहले सपा ने संभल जाने को लेकर सवाल खड़ा किया था। क्या विपक्षी गठबंधन में ही संभल मामले पर हमदर्दी बटोरने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है? क्या विपक्ष संभल मामले के जरिए चर्चा में बने रहने के लिए सब कर रहा है? क्या विपक्ष बार बार संभल जाने का प्रयास करके 2027 के लिए वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहा है? पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे राहुल और प्रियंका को गाजीपुर बॉर्डर से ही वापस दिल्ली जाना पड़ा तो यूपी में उसके सहयोगी को नागवार गुजरा।
अखिलेश यादव सामने आए और एक बार फिर हमला अधिकारियों पर कर दिया। पलटवार बीजेपी की तरफ से भी आया और सपा कांग्रेस के इस रवैये को बीजेपी ने उनके पतन की ओर बढ़ता कदम बताया। जो कुछ करा धरा है सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वहाँ के प्रशासन ने ये घटना की है। जब एक बार सर्वे के लिए सब सहमत थे, सबने सर्वे कराया, आप दोबारा सर्वे इसलिए कराने गए कि झगड़ा नहीं हुआ। जो लोग नारे लगाते गए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की है? किसी भी दल के नेता को ये जाने नहीं दे रहे। आखिरकार छिपाना क्या चाहते हैं? और प्रशासन की भाषा देखिए, उनके जो अधिकारी हैं, क्या लोकतंत्र में क्या इस तरह का व्यवहार और भाषा हो सकती है अधिकारियों की, जिस तरह की भाषा और व्यवहार का इस्तेमाल हो रहा है? चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, संभल के मामले में जो राजनीति करना चाहते हैं तो इनको राजनीतिक उत्थान नहीं, इनका राजनीतिक पतन होगा। क्योंकि देश ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त कर लिया है। उत्तर प्रदेश ने अपने को दंगा मुक्त कर लिया है। गुंडे और अपराधी माफिया दंगाई जो हैं वो इस समय जानते हैं कि अगर दंगा करेंगे तो क्या होगा, गुंडागर्दी करेंगे तो क्या होगा, माफियागिरी करेंगे तो क्या होगा, यह सबको पता है। वही प्रकार से सपा कांग्रेस जो रवैया इस मामले में अपना रही है वो इनके बीच संभल पहले पहुंचने की प्रतिस्पर्धा जैसी लगने लगी है। बीजेपी तो यही कह रही है कि सपा की तरफ से भी कांग्रेस के लिए बगावती सुर उठने लगे हैं। सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा भी था कि कांग्रेस औपचारिकता निभा रही, अब बीजेपी ने इसका विस्तार दिया है। पार्लियामेंट में उठा नहीं रहे, वहाँ जा रहे हैं। और पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी वहाँ की सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, वहाँ पे नहीं आना चाहिए। पुलिस तो वहाँ किसी को जाने नहीं देगी, तो सर लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। मैं उनके बयान में को थोड़ा अलग रूप में कहना चाहूंगा कि कांग्रेस औपचारिकता नहीं विवशता निभा रही, और इससे बहुत स्पष्ट है। और विवशता इसलिए है कि इस मुद्दे पर न कांग्रेस के किसी नेता ने कभी कुछ बोला, न लिखा, न कुछ किया, और आज अचानक ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ मीडिया आकर्षण पाने के लिए उन्होंने इंडी गठबंधन को साथ न रख पाने की छटपटाहट में यह कार्य किया है। संभल में हिंसा के बाद एक तरफ जांच चल रही है तो दूसरी तरफ सियासत भी दोगुनी रफ्तार पकड़ती जा रही है। मामले में मिले अभी तक के सबूत भी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं, पर विपक्षी नेता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने फिर से 6 दिसंबर को संभल जाने की बात कही है, तब क्या होगा अब ये देखने वाली बात होगी। और अगली खबर यूपी में डिजिटल इंडिया की मजबूत होती तस्वीर से जुड़ी है। भारत नेट प्रोजेक्ट को योगी सरकार ने अपनी प्राथमिकता में शामिल किया है, जिसका नतीजा अब साफ दिख रहा है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करने में यूपी सबसे मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। भारत नेट प्रोजेक्ट को योगी सरकार ने अपनी प्राथमिकता में शामिल किया है, जिसका नतीजा अब साफ दिख रहा है। भारत नेट प्रोजेक्ट से अक्टूबर 2024 तक यूपी की 46,729 ग्राम पंचायतें इंटरनेट से जुड़ चुकी हैं। अक्टूबर 2024 तक महाराष्ट्र में 24,575 ग्राम पंचायत इंटरनेट से जुड़े। वहीं मध्य प्रदेश में 17,850, गुजरात के 14,316, आंध्र प्रदेश के 12,955 और पंजाब के 12,668 ग्राम पंचायत इंटरनेट से जुड़ चुके हैं। अक्टूबर 2024 तक पूरे देश में 2,14,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जा चुका है। भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत देश की सभी 2,64,000 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत नेट प्रोजेक्ट की राह में आने वाली दिक्कतों को तुरंत निपटारे का आदेश भी दिया है और साथ ही वो खुद भी प्रोजेक्ट के हर चरण पर नजदीकी नजर बनाए हैं। पूर्वी और पश्चिमी यूपी में कुल 132 जगहों में से 90 पर भूमि अधिग्रहण हुआ है। पश्चिमी यूपी के 42 में से 21 जगहों पर बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। यूपी में कुल 22 जगहों पर टेक्निकली नॉट फिजिबल चिन्हित किए गए हैं। इसमें से 20 जगह घने जंगल में हैं। योगी सरकार ने बिजली विभाग को तकनीकी बाधाओं को दूर करने और जल्द से जल्द वैकल्पिक उपाय के निर्देश दिए हैं। इस महीने के अंत तक करीब 8,500 नए फाइबर टू होम कनेक्शन जोड़ने का लक्ष्य है।
गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाने की ये कोशिश यूपी को डिजिटल सशक्तिकरण के क्षेत्र में पूरे देश में अव्वल बना रहा है। और बांग्लादेश से जुड़ी एक खबर देख लेते हैं। उसका असर समूचे हिंदुस्तान पर भी दिख रहा है, दुनिया में भी देखने को मिल रहा है। मामला इतना गंभीर हो गया है कि भारत की संसद से लेकर ब्रिटेन की संसद तक ये मामला उठने लगा है। आज बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने लोकसभा के शून्यकाल में भी ये मुद्दा उठाया है। क्या था मुद्दा और क्यों देश और दुनिया में इसको लेकर कोहराम मचा हुआ है, ये रिपोर्ट देखते हैं। लोकतंत्र की आवाज न कभी दबी है न कभी दबेगी। हिंदुस्तान से लेकर 7 समंदर पार तक दुनिया भर में बांग्लादेश के खिलाफ आवाज लगातार बुलंद हो रही है। कारण वही हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले और चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी है। बुधवार को संसद का शीतकालीन सत्र भी इसका गवाह बना है। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने लोकसभा में बांग्लादेश का मुद्दा पूरे जोर शोर से उठाया। हेमा मालिनी ने शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए बांग्लादेश की स्थिति पर चिंता जताई है। कृष्ण हमारे हृदय में है और मैं उनकी पावन नगरी मथुरा की प्रतिनिधि हूं और इस सदन में हूं। हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार और मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं और कृष्ण भगवान की पूजा को रोका जा रहा है, आपने कह दिया वो बात, उसे मैं पीड़ित हूं और मेरे साथ देश के करोड़ों कृष्ण भक्त पीड़ित हैं। बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास के साथ जिस तरह से बर्ताव किया जा रहा है उसे हिंदुओं की आस्था पर बड़ी चोट माना जा रहा है। इसीलिए बुधवार को जब बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने सदन के अंदर इसके खिलाफत में आवाज उठाई तो कई आवाजें सदन के बाहर भी बुलंद हुई। आलम यहाँ तक पहुँच गया है कि पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में भारत के लोगों ने बांग्लादेश के लोगों को दी जाने वाली सेवाएं तक बंद करने का ऐलान कर दिया है। ये विदेश नीति की बात नहीं है, ये हमारे भावनाओं की बात है, कृष्ण भक्त की बात है। सो ऑल द कृष्ण भक्त जितने भी हैं हमारे देश में विदेश में ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने हैं, कितने मंदिर हैं इस्कॉन के, दे आर ऑल वेरी अपसेट। उन्होंने कहा कि आप अभी तक क्यों नहीं बोला कुछ भी। दैट इज व्हाई आई टुक अ चांस टुडे टू स्पीक। बांग्लादेश जहां धर्म आधारित राज्य है, इस्कॉन मंदिर के साथ जो लगातार जिस ढंग की दुर्घटना हो रही है चिंता का विषय है। वैश्वीकरण के दौर में जब दुनिया एक हो तो दुनिया के अंदर विभिन्न देशों में रहने वाले चाहे किसी समुदाय और धर्म के लोग हों, अगर जीवन उनका असुरक्षित हो जाए, बचाव पक्ष के वकील को गिरफ्तार कर लिया जाए तो यह तो पूरे तौर पर एकाधिकारवाद की ओर बांग्लादेश की हुकूमत बढ़ रही है। इसलिए हम अनुरोध करते हैं केंद्र सरकार से कि विलंब इस पर हस्तक्षेप भी करिए। इसको लेकर तो भारत के हिंदू तो चुप नहीं बैठेंगे और जो त्रिपुरा का होटल एसोसिएशन जो डिसीजन लिए हैं और कलकत्ता के जो कुछ डॉक्टर्स ने और हॉस्पिटल्स ने जो डिसीजन लिए हैं कि बांग्लादेशियों को हम लोग आश्रय, होटल, अकोमोडेशन और चिकित्सा नहीं देंगे, वो हम साधारण जो लोग हैं हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं। कि बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास पर राजद्रोह का आरोप लगाकर जिस तरह हिंदुओं के साथ बर्बरता की जा रही है उसे पूरी दुनिया देख रही है। बांग्लादेश में जिस तरह से पिछले 4 महीने में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया, जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वो अब बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है। ब्रिटिश सांसदों ने भी हिंदू समुदाय पर हो रहे हमले को लेकर चिंता जताई है। कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद हिंदुओं का सफाया करने की कोशिश हो रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जला दिए, उनके दुकानों और घरों में तोड़फोड़ की जा रही है। इस मामले पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी ब्रिटेन की है। ब्रिटेन की संसद से एक और आवाज उठी थी, वो विदेश कार्यालय मंत्री कैथरीन वेस्ट की। उन्होंने भी कड़े शब्दों में बांग्लादेश में चल रही घटनाओं की निंदा की और हमलों को लेकर चिंता जाहिर की। ब्रिटेन ही नहीं, अमेरिका से भी लगातार बांग्लादेश को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने भी सरकार को बोलने की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का सम्मान करने की जरूरत है। चिन्मय दास की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हिरासत में रखे गए लोगों को बात रखने का मौका मिलना चाहिए। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी नजर बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों पर है। कई बार उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी है। अब देखना होगा कि बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार कैसे वहाँ पर रहने वाले भारतीयों को सुरक्षा दे पाती है, क्योंकि जिस तरह वहाँ कट्टरपंथी लामबंद होकर हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं वो एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। जबकि भारत सरकार पहले ही इस मामले में
बांग्लादेशी सरकार को दो टूक शब्दों में चेतावनी दे चुकी है। चलिए महाकुंभ की बात कर लेते हैं। महाकुंभ 2025 को लेकर जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर चल रही हैं। प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ को सफल और भव्य बनाने के लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, इस पर एक रिपोर्ट है। महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। यूपी के प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ मेले को भव्य और सफल बनाने के लिए सीएम योगी लगातार प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने महाकुंभ की तैयारी को लेकर अपने मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। योगी के मंत्री अलग अलग राज्यों में जाकर लोगों को महाकुंभ के लिए आमंत्रित करेंगे, जिसके लिए मंत्रियों के कार्यक्रम भी तय कर दिए गए हैं। मंत्रियों के लिए 5 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच अलग अलग राज्यों में जाने का कार्यक्रम बनाया गया है। ये कार्यक्रम कैसा है उसे भी जान लेते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर को सिक्किम में न्योता बांटने की मिली जिम्मेदारी। बिहार और वेस्ट बंगाल में सरकार का निमंत्रण मंत्री राकेश सचान और दयाशंकर सिंह बांटेंगे। मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु को त्रिपुरा की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री AK शर्मा गुजरात जाएंगे और उनके साथ मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी होंगे। महाराष्ट्र और राजस्थान ब्रजेश पाठक और संजय निषाद के हिस्से आया है। मध्य प्रदेश मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जाएंगे और उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय झारखंड में निमंत्रण लेकर जाएंगे। सूर्य प्रताप शाही बलदेव औलख के साथ हरियाणा और पंजाब जाएंगे। सुरेश खन्ना कर्नाटक और दिल्ली में निमंत्रण देंगे। उत्तराखंड की राज्यपाल रही बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के लोगों को महाकुंभ के लिए आमंत्रित करेंगी। राज्यों के हिसाब से मंत्रियों के दौरे की तैयारियां हो चुकी हैं। 5 दिसंबर से ही सारे मंत्री आमंत्रण के तौर पर सीएम का पत्र और गंगा जल राज्यों में जाकर भेंट करेंगे। सीएम योगी खुद कुछ जगहों पर महाकुंभ से जुड़े रोड शो में हिस्सा लेंगे। 12 साल में आने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई भी कमी न हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने भी 2100 करोड़ का विशेष अनुदान दिया है, जिसकी पहली किस्त 1050 करोड़ भी जारी कर दी है। 12 वर्षों में आने वाले महाकुंभ का श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार करते हैं। महाकुंभ में शाही स्नान की विशेष मान्यता है। महाकुंभ 2025 में कुल 6 शाही स्नान होंगे। कब कब होंगे शाही स्नान उन्हें भी जान लेते हैं। 13 जनवरी पहला शाही स्नान पौष पूर्णिमा पर होगा। 14 जनवरी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर भी शाही स्नान होगा। 29 जनवरी तीसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या पर है। 3 फरवरी चौथा शाही स्नान बसंत पंचमी पर होगा। 12 फरवरी 5वां शाही स्नान माघ पूर्णिमा पर होगा। 26 फरवरी छठा और आखिरी शाही स्नान महाशिवरात्रि पर होगा। प्रयागराज की पावन धरती पर होने जा रहे महाकुंभ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की भी विशेष तैयारियां की जा रही हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कोई कमी न हो, इसके लिए इस बार एक खास रोबोट को गंगा यमुना नदी में तैनात किया जा रहा है। देखिए इस खास रोबोट को जो पानी की सतह पर रफ्तार से तैर रहा है। यही रोबोट डूबते हुए लोगों की जान बचाने में भी मदद करेगा। इस बार के महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने की संभावना है, जिसके लिए इस बैटरी ऑपरेटेड लाइफ बॉय रोबोट को तैयार किया गया है। महाकुंभ 2025 के दृष्टिगत सभी श्रद्धालुओं के नदी में सुरक्षा हेतु हमने वृहद इंतजाम किए हैं। डीप वाटर बैरिकेडिंग्स है, रिवर लाइन्स है और जेटीज है, गोताखोर है। लेकिन कभी कभी ऐसी संभावना है कि कोई व्यक्ति कहीं दूर नाव से गिर गया या अचानक कोई दुर्घटना हो गई, उस तक पहुंचने में हमारी बोट से गोताखोर को टाइम लग सकता है। इसके लिए इस रोबोटिक बॉय का प्रयोग किया गया है। ये अत्यंत शीघ्र समय में रिमोट से डूबने वाले व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा। तो हमारा जो रोबोटिक लाइफ बॉय है वो वायरलेस रिमोट से काम करता है। उस पे मोटराइज्ड प्रोपेलर लगे हुए हैं जो तकरीबन एक छोटे मोटर बोट की तरह काम करता है और वो उसका कैपेसिटी है 140 किलो उसकी कैपेसिटी है। तो 2 जन उस पे आराम से पकड़ सकते हैं और वो हम वापस ला सकते हैं उनको। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अरेल में टेंट सिटी की भी व्यवस्था की गई है, जो 5 स्टार सुविधाओं से लैस होगा। इस टेंट सिटी के लिए दिसंबर 2023 में ही पर्यटन विभाग ने टेंडर जारी किए थे। इसमें 2000 टेंट होंगे और लोग इसकी बुकिंग करा सकते हैं। एक नजर टेंट सिटी में भी मिलने वाली सुविधाओं पर डाल देते हैं। टेंट सिटी में 2000 टेंट होंगे। विला, सुपर डीलक्स और डीलक्स श्रेणी में अलग अलग सुविधाएं मिलेंगी। इसमें पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए फूड कोर्ट, वेलनेस सेंटर, यज्ञशाला की भी व्यवस्था रहेगी। ये सुविधा 60 दिनों तक जारी रहेगी। इसकी साइट पर जाकर इसकी बुकिंग करा सकते हैं। ये टेंट सिटी का जो कंसेप्ट है गत कुंभ मेले में इंट्रोड्यूस हुआ था। इस मेले में इसको हम लोगों ने और आगे बढ़ाते हुए अरेल क्षेत्र में हमारी टेंट सिटी आ रही, जो प्रमुख अरेल टेंट सिटी वो अरेल में आ रही, वो 2000 टेंट की है, जिसको पीपीपी मोड पर टूरिज्म विभाग करवा रहा है
और इसकी साइट भी है, उस पर बुकिंग करके आप मतलब अपनी बुकिंग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 55 टेंट की जो यूपीएसटीडीसी उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करा रहा है, वो 55 टेंट के प्रीमियम टेंट्स हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर झूसी सेक्टर में भी हम लोग 400 टेंट की एक टेंट सिटी ला रहे हैं, पीपीपी मोड पर, वो भी रहेगी। टेंट सिटी में सारी सुविधाएं रहेंगी, जो एक अच्छी टेंट सिटी या 5 स्टार टाइप का अरेंजमेंट होता है। यहाँ पर वो जो भी देश से और विदेश से जो भी लोग आ रहे हैं, वो यहाँ पर टेंट सिटी में अपनी बुकिंग करा के स्नान का और यहाँ पर आने वाले धार्मिक पर्यटन का भी लाभ ले सकते हैं। इस बार के महाकुंभ को भव्य बनाने में सरकार भी लगी हुई है और लगातार इसका निरीक्षण कर रही है। पर्यटन विभाग द्वारा महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जिससे सभी पर्यटकों के कुंभ का सफर यादगार बन सके। खबरों के साथ आज अभी बस इतना ही। नमस्कार।